2012 से 17 की जो स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी की सरकार थी, उस समय न सिर्फ नालागढ़ विधानसभा में बल्कि पूरे प्रदेश में एक चौमुखी विकास जो है वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में। नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में लोगों को कहीं पर भी ये महसूस नहीं हुआ कि यहाँ पे विधायक जो है वो भाजपा का और प्रदेश में सरकार कांग्रेस की। इतिहास में दर्ज है कि नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में जो कुछ भी विकास हुआ, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में था, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में था, चाहे वो सड़कों को बनाने की बात थी, चाहे वो सिंचाई की स्कीमों की बात थी, चाहे वो पीने के पानी की स्कीमें लोगों को मुहैया कराने की बात थी, लोगों को रोजगार देने की बात थी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देने की बात थी। उसके अलावा तहसीलें, स्कूल, पीएचसी, डिस्पेंसरी, कॉलेज, हॉस्पिटल, पार्क और बत्ती रोटी वाला नालागढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी को जिस तरीके से हम लोगों ने सरकार में चलाया, एक आईएएस कैडर की पोस्ट में एक आईएएस कैडर को पहली बार जो है वहाँ पे नियुक्त किया गया। एनुअल मेंटेनेंस प्लान जो पीडब्ल्यूडी का था, लगभग 54 किलोमीटर 54 किलोमीटर का फंड जो सालाना आता है, हमारा 564 किलोमीटर जो है वो पीडब्ल्यूडी के अधीन जो है वो सड़कें थी और लगभग 450 किलोमीटर की सड़कें का निर्माण, सड़कों का निर्माण बत्ती रोटीवाला नालागढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा उस समय किया गया। उस समय जो कुछ हुआ और आज जो कुछ 4 साल 4.5 साल में हुआ है, वो जमीन आसमान का फर्क है। आज की डेवलपमेंट जो है, अगर आप नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के बच्चे से पूछें तो पिछले 4.5 साल से नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र की डेवलपमेंट जहां हम लोग छोड़ के गए थे वहीं रुकी। इस राज्य में सिर्फ माइनिंग, इस राज्य में लूटपाट, इस राज्य में चिट्टा, इस राज्य में सट्टा, भूमि माफिया, इस राज्य में शराब माफिया यहाँ पे हावी। आप शुरू करें अगर दोहोटा से लेकर नवागांव से आप आएँ और वहाँ से आप नवागांव से अगर आप चंगर की तरफ जाएं और चंगर से आप वापस जो है नालागढ़ की तरफ आएँ तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो कुछ हो रहा है वो माइनिंग हो रही है। इस क्षेत्र को लूटा जा रहा है, इस क्षेत्र की खड्डों को जो है वो उसका वाटर लेवल जो है इतना नीचे चले गया। यहाँ की पीने के पानी की स्कीमें फेल हो गई, यहाँ की सिंचाई की स्कीमें फेल हो गई, पर माइनिंग जो है वो बंद नहीं हुई। हमारे द्वारा शुरू किए गए पुल जो आज इस सरकार में पूरे हुए, उनका उद्घाटन नहीं हुआ। बिना उद्घाटन के पुलों को खोलने का काम हम लोगों ने किया, क्योंकि जब पुल बन गए हैं तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो है उस गांव का वासी वो इंतज़ार नहीं करेगा कि मुख्यमंत्री आएगा या कोई मंत्री आएगा और फीता काटेगा तो पुल का जो है वो उद्घाटन होगा। अगर कांग्रेस पार्टी का विधायक है तो क्या नालागढ़ में विकास होना जरूरी नहीं? क्या नालागढ़ हिमाचल प्रदेश का पार्ट नहीं? हमारे समय में भी सरकार कांग्रेस की थी, विधायक भाजपा का था, हमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। जहां हमारी सरकार के समय में इंडक्शन चूल्हे, महिला साइकिल, सोलर लैंप, वॉशिंग मशीन दी जाती थी मेरे बोर्ड के द्वारा। मैं पूछना चाहता हूँ, आज इस 4.5 साल की सरकार में एक भी कोई ऐसी ग्रांट मेरे इस विधानसभा क्षेत्र के किसी भी पंचायत में किसी व्यक्ति को दी गई? क्यों ऐसा होता है कि सरकार कांग्रेस की बनती है तो विधायक बीजेपी का, सरकार बीजेपी की बनती है तो विधायक कांग्रेस का? अगर लोग सही व्यक्ति का चयन करेंगे अपने क्षेत्र में भी और प्रदेश में भी, मैं समझता हूँ संपूर्ण विकास जो है प्रदेश का और क्षेत्र का। हिमाचल के अंदर जो कांग्रेस पार्टी है उसके अंदर कहीं ना कहीं आपस में खींचोतानी बहुत सुनने में आती है, आपस के अंदर लेग पुलिंग की बातें सामने आती हैं। तो अगर ये कंडीशंस बनी नहीं कांग्रेस की तो आपको क्या लगता है कि वो आगे बढ़ सकती है पार्टी? क्या वो पार्टी लोगों को विश्वास जीत सकती है? क्या पार्टी लोगों को ये बता सकती है कि नहीं, हम इकट्ठे हैं और इकट्ठे काम करना चाहते हैं? सीएम भगवंत
मान और सीएम अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो भी हैं, वो फिर से एक दौरे पे आ रहे हैं। तो आपको नहीं लगता है कि जिस लेवल पे सीएम लेवल के लोग जो है चुनाव प्रचार में उतर गए हैं, आम आदमी पार्टी खुद सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम हैं, गारंटीज की बात करते हैं, गारंटीज पूरी करने की बात करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हिमाचल की जनता को अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो मुख्यमंत्री एक साथ जब बड़ी बड़ी रैली अनाउंस कर रहे हैं और वो भी 15-15, 20-20 दिन पहले नोटिस दे रहे हैं कि हम लोग इतनी बड़ी रैली जो है इस पार्लियामेंट हल्के में करेंगे, जैसे मंडी में और हमीरपुर में हुई, तो लोगों का जो टर्नआउट एक्सपेक्ट कर रहे थे वो टर्नआउट नहीं हो पाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काई न्यूज हिमाचल और मैं हूं आपके साथ साहिल। जिस तरीके से हम जानते ही हैं कि अब हिमाचल प्रदेश के चुनाव बेहद नजदीक आ चुके हुए हैं। हर उम्मीदवार, अगर बात की जाए कि पार्टी का हर कोई उम्मीदवार या कोई भी कार्यकर्ता हो, वो इस वक्त कमर कस के तैयार है। हालांकि अगर बात की जाए पार्टीज की तरफ से अपने उम्मीदवारों का चयन अभी तक नहीं किया गया, टिकट्स जो है अभी तक नहीं बांटी गई हैं, पर उम्मीद जरूर लगाई जा रही है कुछ कैंडिडेट्स के ऊपर जिनके नाम शायद श्योरिटी में आ सकते हैं कि वो पार्टी जो है वो अपने इन कार्यकर्ताओं को या फिर इन आगुओं को जो है टिकट्स दे सकती है। इस बारे में आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है नालागढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी से हरदीप बावा जी, जो कि आईएनसी हिमाचल प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और इंटेक के प्रेसिडेंट भी हैं। सो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। तो बाबा जी, सबसे पहला सवाल यही आता है कि आप काफ़ी समय से अब पॉलिटिक्स में एक्टिव रहे हैं, आप इंडिपेंडेंट भी एक्टिव रहे हैं। सो कैसे देखते हैं फिलहाल हिमाचल प्रदेश की पॉलिटिक्स को, क्योंकि पहले लड़ाई सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस में होती थी, इस बार मैदान में आम आदमी पार्टी भी उतर रही है। आम आदमी पार्टी ने क्लीन स्वीप दिल्ली और पंजाब जैसे स्टेट्स में मारी है। सो इस कैसे देखते हैं कि इस बार राजनीति में कैसा तख्ता पलट हो सकता है कि फिर से वही होगी कि तीसरे विकल्प की जो है चांस नहीं आएगा और लड़ाई सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस में रहेगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करूंगा स्काई न्यूज़ का कि आपने आज मुझे कवर करने के लिए यहाँ पे आमंत्रित किया और हमारी जो आवाज़ है वो लोगों तक, आप स्रोतों तक जो है वो पहुँचाने का काम करेंगे। आपने जो कहा कि बीजेपी और कांग्रेस के अलावा यहाँ तीसरी पार्टी आम आदमी पार्टी ने दस्तक ली है जी, ये बात सही है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के बाद पंजाब में क्लीन स्वीप की और वहाँ सत्ता में काबिज हुई। जी, लोकतंत्र हमारा देश का जो है वो इस बात को सिद्ध करता है कि कोई भी पार्टी, कोई भी व्यक्ति कहीं से भी जो है वो चुनाव लड़ने के लिए सब लोग स्वतंत्र हैं। जी, और आम आदमी पार्टी और पार्टियों की तरह हिमाचल प्रदेश में, ना सिर्फ हिमाचल प्रदेश में और अन्य राज्यों में भी अपनी किस्मत आजमाने का काम जो है वो आम आदमी का पार्टी कर रही है। हर किसी को राइट है, इट इज़ देयर फंडामेंटल राइट, और वो कर रहे हैं। पर जहाँ तक हिमाचल प्रदेश की बात है, आप देखेंगे अगर पुराना इतिहास निकाल के देखें तो हिमाचल प्रदेश में हमेशा मुकाबला जो है वो सीधे तौर पर कांग्रेस और भाजपा के बीच में रहा है और तीसरे विकल्प के रूप में कई बार किस्मत आजमाने की कोशिश जो है वो हुई है हिमाचल प्रदेश में। और तीसरा विकल्प अगर हम 1997-98 की बात करें या पिछली बार भी कोशिश ऐसी की गई, तो मैं समझता हूँ तीसरा विकल्प हिमाचल प्रदेश में जो है वो कामयाब नहीं हुआ। बाकी उनका फंडामेंटल राइट है, वो लोग कोशिश कर रहे हैं, पर आम जन जो है, आम लोग जो हैं, आज वो पार्टी काडर के साथ जुड़े हैं और वो पार्टी काडर जो लोगों के बीच में हर कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर हम लोग बात करें तो आज की डेट में वो कांग्रेस और भाजपा के साथ जुड़े हुए लोग ही हैं जो पार्टी काडर के तौर पर जो है अन्य पार्टियों के साथ, बीजेपी और कांग्रेस के साथ जुड़े हैं। बात की जाए लगातार, अगर पिछले दिनों की बात की जाए तो मंडी में जो है अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान आए थे, जो कि उसके बाद अब एक और प्लान की भी बात की जा रही है कि सीएम भगवंत मान और सीएम अरविंद केजरीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो भी हैं, वो फिर से एक दौरे पे आ रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि जिस लेवल पे सीएम लेवल के लोग जो है चुनाव प्रचार में उतर गए हैं, आम आदमी पार्टी खुद सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम हैं, गारंटीज की बात करते हैं, गारंटीज पूरी करने की बात करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हिमाचल की जनता को अपनी तरफ खींच ले? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले कहा
कि दिल्ली के बाद पंजाब और पंजाब के बाद अन्य राज्यों में इन्होंने कोशिश की है और अपनी इनका राइट है। और पिछले ही चुनाव में पंजाब के साथ उत्तराखंड का चुनाव हुआ जी और गोवा का चुनाव हुआ जी और मणिपुर का चुनाव हुआ। जी हर जगह आम आदमी पार्टी ने कोशिश की कि वहाँ पे उन्होंने जो है अपनी परफॉर्मेंस करने की कोशिश उन लोगों ने की, जी पर मैं समझता हूँ वो सफल नहीं हुए, वो आप लोग भी जानते हैं। जी और हिमाचल प्रदेश में पीछे मंडी में उन्होंने रैली की जी और उसके बाद हमीरपुर में अभी भगवंत जी। मान और अरविंद केजरीवाल इकट्ठे जी हमीरपुर में आए। पर लोगों का टर्नआउट जिस हिसाब से देखा जा रहा था, दो दो मुख्यमंत्री एक साथ जब बड़ी बड़ी रैलियाँ अनाउंस कर रहे हैं और वो भी 15-15 20-20 दिन पहले जी नोटिस दे रहे हैं कि हम लोग इतनी बड़ी रैली जो है इस जी। पार्लियामेंट हल्के में करेंगे, जैसे जी। मंडी में और हमीरपुर में हुई। जी तो लोगों का जो टर्नआउट एक्सपेक्ट कर रहे थे वो टर्नआउट नहीं हो पाया। तो मैं ये समझता हूँ मुख्य रूप से दो ही पार्टियां जो है आने वाले विधानसभा चुनाव में लोगों के बीच में रहेंगी। बात की जाए अगर हम बात करें जो इस वक्त भाजपा की सरकार हिमाचल में है, हिमाचल प्रदेश की वागडोर भाजपा सरकार के हाथ में है, तो आप नालागढ़ से क्या देखते हैं कि नालागढ़ से जब जब 2017 में जब ये इलेक्शंस हुए थे तब से लेकर अब तक नालागढ़ की बात की जाए तो किस तरीके से भाजपा ने नालागढ़ को संभाला है, या फिर मैं ये बात करूं कि नालागढ़ को किस तरीके से डेवलप किया है, कुछ उसके बारे में हम जरूर जानना चाहेंगे। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा 2017 से पहले जी 2013 से 17 की या 12 से 17 की जो स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी की सरकार थी, जी उस समय ना सिर्फ नालागढ़ विधानसभा में बल्कि पूरे प्रदेश में एक चौमुखी विकास जो है वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में हुआ। और नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा का विधायक जो है यहाँ विधायक था, भाजपा पार्टी का विधायक था। उसके बावजूद नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में लोगों को कहीं पर भी ये महसूस नहीं हुआ कि यहाँ पे विधायक जो है वो भाजपा का और प्रदेश में सरकार कांग्रेस की है। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी का बहुत आशीर्वाद जो है इस क्षेत्र के ऊपर रहा। जी अब काम गिनाने की अगर मैं बात कहूँ तो ये एक रिकॉर्ड है और हिस्ट्री में आप जो है ये इतिहास में दर्ज है कि नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में जो कुछ भी विकास हुआ, जी चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में था, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में था, चाहे वो सड़कों को बनाने की बात थी, चाहे वो सिंचाई की स्कीमों की बात थी, चाहे वो पीने के पानी की स्कीमें लोगों को मुहैया कराने की बात थी, चाहे लोगों को रोज़गार देने की बात थी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देने की बात थी। उसके अलावा तहसीलें, स्कूल, पीएचसी, डिस्पेंसरी, कॉलेज, हॉस्पिटल, पार्क और बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी को जिस तरीके से हम लोगों ने सरकार में चलाया, एक आईएएस कैडर की पोस्ट में एक आईएएस कैडर को पहली बार जो है वहाँ पे नियुक्त किया गया और 10-1 करोड़ रुपए का जो एक ग्रांट इन एड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी को फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रोड्स जो है वो दी जाती थी। उस ग्रांट इन एड को 10 करोड़ से बढ़ाकर हमने 30 करोड़ रुपए किया। और उसके अलावा नालागढ़ और दून कॉन्स्टिट्यूंसी जो बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधीन आती हैं, नालागढ़ की अगर मैं बात करूं तो लगभग 21 पंचायतें और एक नगर परिषद, दून की 17 पंचायतें और एक नगर परिषद जो बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधीन थी। इन पंचायतों में भी सीधे तौर पर बीबीएनडी का फंड जो है पहुंचाने का काम हम लोगों ने किया। अब आप पूछेंगे कैसे? 30 करोड़ रुपया तो वो ग्रांट जो डिपार्टमेंट से, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से यहाँ आती थी। इसके अलावा टीसीपी जो यहाँ पे टाउन कंट्री प्लानर है और जो टैक्स यहाँ पे लोग इन 21 पंचायतों में नालागढ़ की और नगर परिषद में या नगर परिषद बद्दी में और बाकी 21 पंचायतों में देते थे, लगभग जो 30 करोड़ रुपए की धनराशि टैक्स के रूप में इकट्ठी होती थी, उस पैसे को भी जो है यहाँ की पंचायतों में रोड्स में जो है वो लगाया जाता था। ना सिर्फ इंडोर स्टेडियम, पार्क्स, गौशालाएं को 5-5 लाख रुपए और बहुत सी ऐसी सड़कें हैं, आप हैरान होंगे कि एनुअल मेंटेनेंस प्लान जो पीडब्ल्यूडी का था लगभग 54
किलोमीटर 54 किलोमीटर का फंड जो सालाना आता है, हमारा 564 किलोमीटर जो है वो पीडब्ल्यूडी के अधीन जो है वो सड़कें थी, और लगभग 450 किलोमीटर की सड़कें का निर्माण, सड़कों का निर्माण बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा उस समय किया गया। और उसके बाद लिंक रोड्स भी जो पंचायतों के थी, यहाँ तक कि पंचायतों की गलियां डंगे, पंचायतों में पार्क, पंचायतों की गौशालाएं, उनके निर्माण के लिए भी पैसा जो है बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा दिया गया। तो मैं ये भी बताना चाहूँगा कि सिंचाई की अगर हम लोग बात करें, नालागढ़ का जो हमारा क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्री नहीं लग सकी, और नालागढ़ का जो अभी क्षेत्र है, यहाँ पे पानी की बहुत किल्लत है। यहाँ के ज़मींदार को जो है सिंचाई के लिए ट्यूबवेल्स की जो है वो ज़रूरत रहती थी। 65 ट्यूबवेल्स को का शिलान्यास जो है स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी ने अपने समय में हुआ, हमारी सरकार में हुआ, और 15 पीने की पानी की स्कीमें, 10 चेक डैम का निर्माण जो है उनके समय में उनके द्वारा शिलान्यास किया गया। और आज चाहे वो तहसील की बात है, पंजेरा में सब तहसील दी गई, रामशहर की सब तहसील को तहसील किया गया, पीएचसी रामशहर को जो है सीएचसी किया गया। रामशहर में लगभग 35 साल पुरानी डिग्री कॉलेज की डिमांड थी, डिग्री कॉलेज दिया गया। इसके अलावा नालागढ़ में बुक डिपो एजुकेशन डिपार्टमेंट का दिया गया। ट्रक यूनियन के लिए लगभग 70 बीघा ज़मीन और 20 लाख रुपए जो है ट्रक यूनियन की पार्किंग के लिए मंगूवाल गांव में जो है वो दी गई। इसके अलावा 14 बिस्वे ज़मीन और 20 लाख रुपए टैक्सी यूनियन को जो है वो वहाँ पे दी गई, है ना, और उसका निर्माण हुआ। और बस स्टैंड 9.5 करोड़ रुपए का बस स्टैंड जो अभी बनकर तैयार हुआ है। इसके अलावा कई पुल, बड़े बड़े पुल, 6-6, 7-7 करोड़ रुपए के पुलों का निर्माण जो है हमारे समय में हुआ। तो इंडोर स्टेडियम का फाउंडेशन दिया गया। आरटीओ ऑफिस, ये पहला जिला है जहाँ पे एक आरटीओ ऑफिस सोलन में है और दूसरा आरटीओ ऑफिस बद्दी नालागढ़ में खोला गया। तो मैं समझता हूँ कि नालागढ़ के लोगों को जन सुविधाएं जो देने की बात थी, और नालागढ़ में ही, नालागढ़ की अगर बात करूं तो 16.5 करोड़ रुपए की सीवरेज स्कीम, ये पहली ऐसी स्कीम है जो हाउस टू हाउस कनेक्ट है। हमारे नालागढ़ में ऐसी गलियां हैं जो 2-2, 3-3, 4-4 फुट की गलियां हैं, वहाँ पे भी हर हाउस के साथ उसको, उसका आउटलेट जो है वो सीवरेज के साथ जोड़ा गया। ऑल इन ऑल मैं ये कह सकता हूँ कि जो डेवलपमेंट आपके उस समय में हुई या कांग्रेस के समय में हुई, उसके अलावा मतलब उसके बाद से लेकर आज तक कुछ नहीं हिला। बताता हूँ। और उसके अलावा पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस का जो है अंदर से सारा इंटीरियर बदल के जो है उसको, उसका अच्छा निर्माण किया गया। आईपीएच रेस्ट हाउस को जो है वो उसके ऊपर की मंजिल बनाएगी और 4 कमरे और बढ़िया बना के लोगों को समर्पित किए गए। आईपीएच का डिवीज़न जो है, डिवीज़न की बिल्डिंग 3 मंजिला, वो जो है उस समय हमारे समय में बनाई गई। फॉरेस्ट का रेस्ट हाउस जो है नालागढ़ का, वो हमारे समय में बनाया गया। रामशहर में फॉरेस्ट का रेस्ट हाउस जो है उसका पुनर्निर्माण जो है हम लोगों ने किया। तो उस समय जो कुछ हुआ और आज जो कुछ 4 साल, 4.5 साल में हुआ है, वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज की डेवलपमेंट जो है, अगर आप नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के बच्चे से पूछें तो पिछले 4.5 साल से नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र की डेवलपमेंट जहां हम लोग छोड़ के गए थे वहीं रुकी हुई है। और यहाँ पे अगर कुछ हो रहा है तो इस राज्य में सिर्फ माइनिंग, इस राज्य में लूटपाट, इस राज्य में चिट्टा, इस राज्य में जो है सट्टा, भूमि माफिया, इस राज्य में शराब माफिया यहाँ पे हावी है। और यहाँ पे परिवारों के परिवार जो है वो तबाह हो गए इस चिट्टे और सट्टे और शराब और भूमि माफिया की जहद में। तो आज के जो नेता हैं, अगर आप पूछें, आप शुरू करें अगर दुभोटा से लेकर नवागांव से आप आएँ और वहाँ से आप नवागांव से अगर आप चंगर की तरफ जाएं और चंगर से आप वापस जो है नालागढ़ की तरफ आएँ, तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ जो कुछ हो रहा है वो माइनिंग हो रही है। और माइनिंग भी इस स्तर पे कि आज पुलिस की आंखों के नीचे आज
बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े इस राज्य में प्रभाव रखने वाले लोग, यहाँ के इस राज्य में पूर्व विधायक की अगर हम लोग बात करें, और उनके अलावा और भी बहुत लोग हैं जिनमें नाम नहीं लेना चाहूँगा, जनता को पता है। आप घूमेंगे इस क्षेत्र में तो आपको जानकारी प्राप्त होगी कि इस क्षेत्र को लूटा जा रहा है। इस क्षेत्र की खड्डों को जो है वो उसका वाटर लेवल जो है इतना नीचे चले गया है। यहाँ की पीने के पानी की स्कीमें फेल हो गई, यहाँ की सिंचाई की स्कीमें फेल हो गई, पर माइनिंग जो है वो बंद नहीं हुई। आज भी अगर आप किसी भी खड्ड में जाएंगे तो आपको वहाँ पे बड़े बड़े हैवे माइनिंग करते हुए जो है वो नज़र आएंगे। आप पंजेरा जो हमारा पंचायत है, जो एक मैं समझता हूँ जहाँ हमने सब तहसील भी दी, वहाँ पे अगर आप जाएंगे और चौक है जहाँ से एक तरफ हम लोग सवार घाट को जाते हैं, दूसरी तरफ नालागढ़ को आते हैं और एक तरफ चंगर को जाते हैं बघेरी तक, उस चौक में जो दुकानदार हैं आप उनको जब मिलेंगे तो उनसे आपको पता लगेगा कि कितना जाम वहाँ पे हैवियों की वजह से लगा है और कितनी धूल मिट्टी जो है वो लोग आज जो है वो फाँक रहे हैं। तो ये विकास जो है इस क्षेत्र में हुआ है। आज बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा जहाँ पहला सेलेक्ट हमने 65 करोड़ का बनाया, दूसरा सेलेक्ट हमने 55 करोड़ का बनाया और तीसरा फाइनल सेलेक्ट हमने जो है 70 करोड़ का बनाया। आज इस सरकार में पहला सेलेक्ट जो है वो 35 करोड़ का और दूसरा सेलेक्ट अभी 8 करोड़ रुपए का बना है। और अभी तक हमारे द्वारा किए गए काम, हमारे द्वारा शुरू किए गए काम, चाहे वो सिंचाई की स्कीमें हैं जिनका शिलान्यास स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी ने किया और जिनका सिर्फ बोर जो है हमारी सरकार में हुआ, उसके बाद सत्ता परिवर्तन हो गया, अभी तक वो सिंचाई की स्कीमें, पीने के पानी की स्कीमें लोगों को समर्पित नहीं की गई। हमारे द्वारा शुरू की गए पुल जो आज इस सरकार में पूरे हुए, उनका उद्घाटन नहीं हुआ। बिना उद्घाटन के उन पुलों को खोलने का काम हम लोगों ने किया, क्योंकि जब पुल बन गए हैं तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो है उस गांव का वासी, वो इंतज़ार नहीं करेगा कि मुख्यमंत्री आएगा या कोई मंत्री आएगा और फीता काटेगा तो पुल का जो है वो उद्घाटन होगा। हम लोगों ने मिट्टी के ढेर को हटा के उन पुलों को जो है, तैयार हुए पुलों को लोगों को समर्पित करने का काम किया। और दबोटा से लेके बोदला गांव से लेके रत्योड़ जो हमारी एक ही पंचायत का हिस्सा है, नहीं तो जहां हमें एक ही पंचायत के दूसरे वार्ड में जाने के लिए ये अचंभे की बात है, या तो पंजाब होके जाना पड़ता था या कम से कम 18 किलोमीटर ट्रैवल करके हम लोग दूसरे वार्ड में पहुंचते थे। एक ही पंचायत को दूसरे वार्ड से कनेक्ट करने के लिए लगभग 6.25 करोड़ रुपए के पुल का जो हमने नींव रखी थी, वो पुल जो है अभी भी बन रहा है, अभी शुरू हुआ है। 3 बार टेंडर कैंसिल हुआ। रामशहर में 12.5 करोड़ रुपए, 12.5 करोड़ रुपए की जो राशि हम लोग छोड़ के गए थे कॉलेज के निर्माण के लिए, एक पूरा मैं समझता हूँ 3 साल पूरा होने के बाद चौथा साल जो है वो बैठ गया बच्चों का। अभी तक वो 4 कमरों में जो है कॉलेज चल रहा है, डिग्री कॉलेज रामशहर का, और लगातार स्ट्रेंथ बढ़ रही है, पर कॉलेज का टेंडर नहीं हुआ अभी तक। रामशहर में जो सब तहसील बनाई, 2 बीघा ज़मीन हम लोग छोड़ के गए, 50 लाख रुपया जो है वहाँ पे छोड़ के गए, अभी तक वहाँ एक ईंट नहीं रखी गई। 4.5 करोड़ रुपए की लागत से जो इंडोर स्टेडियम जो स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी के द्वारा दिया गया था और यहाँ पे शिलान्यास उनके द्वारा कराया गया कृपालपुर पंचायत में, अभी तक उस शिलान्यास के बाद 50 लाख रुपए पड़ा है और उसके बाद ना तो एक पैसा आया ना उसका टेंडर हो पाया। इसके अलावा विमेन ITI जो मैं नालागढ़ से, क्योंकि हमारी जो ITI थी वहाँ विमेन और मेंस ITI इकट्ठी थी, तो विमेन ITI के लिए 2.25 करोड़ रुपए की लागत से पलासड़ा में हमने विमेन ITI जो है वो लाई और वीरभद्र सिंह जी से शिलान्यास कराया। अभी वो ITI बन के तैयार नहीं हुई। 4.5 साल की प्रोग्रेस है। मेरे द्वारा एक 5 करोड़ रुपए की लागत से ट्रांजिट हॉस्टल जो है वो हमारी रडियाली पंचायत के रामशहर रोड में बनाया गया। अभी तक उस ट्रांजिट हॉस्टल को इस्तेमाल नहीं किया गया। उस ट्रांजिट हॉस्टल को पहले कोविड सेंटर बनाया और आज उस ट्रांजिट हॉस्टल में जो है पुलिस के जो है फायर ब्रिगेड के लोग जो है उसको अपना अड्डा बना के जो है वहाँ पे बैठे हैं।
तो इस तरीके का विकास जो है क्षेत्र में हो रहा है। एक भी नई सिंचाई की स्कीम नहीं आई, एक भी नया पुल जो है इस सरकार में नहीं बना, एक भी नई सड़क नहीं बनी, एक भी नया कोई स्कूल अपग्रेड नहीं हुआ, एक भी कॉलेज जो है यहाँ पे नया तो क्या देना था, जो पुराना कॉलेज है उसकी बिल्डिंग का निर्माण नहीं हुआ, एक भी तहसील नहीं आई, एक भी पीएचसी नहीं, एक भी सीएचसी नहीं, एक भी डिस्पेंसरी जो है इस सरकार में नहीं बनी, एक भी पार्क जो है इस सरकार में नहीं बना। तो जो इस वक्त के विधायक हैं वो उनके पास लोग नहीं चाहते थे क्या? उनके पास जो लोग शिकायतें लेके नहीं जाते थे, अपनी डिमांड्स लेकर नहीं जाते थे? अगर उनके पास डिमांड्स जाती थी तो फिर वो डिमांड्स कहाँ गई? देखिए ऐसा है, विधायक कांग्रेस पार्टी का है, विधायक कांग्रेस पार्टी का, सरकार जो है वो भाजपा की है। पर मैं तो सरकार की बात कर रहा हूँ। अगर कांग्रेस पार्टी का विधायक है तो क्या नालागढ़ में विकास होना जरूरी नहीं है? क्या नालागढ़ हिमाचल प्रदेश का पार्ट नहीं है? हमारे समय में भी सरकार कांग्रेस की थी, विधायक भाजपा का था, हमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। आप मुझे हमारी सरकार के समय में और आज के समय में अगर हमने 50 काम किए और इनकी सरकार के समय में 5 काम भी आप गिना दें तो आपको लोग बताएंगे। बाबा जी, बात फिर वही आ गई ना कि मैं वही पूछना चाहता था जो आपने अभी जवाब दिया कि सरकार बीजेपी की है और एमएलए कांग्रेस का है। क्या हुआ? जी, तो क्या हुआ? मतलब आप कहना चाहते हो कि सरकार कहीं ना कहीं भेदभाव कर रही है उस चीज को लेकर? बिल्कुल, मैं तो ये कहना चाहूंगा, सरकार हमारे समय में भी सरकार कांग्रेस की थी, विधायक बीजेपी का था भैया। तो हमारे समय में तो विकास बहुत हुआ। तो आज क्या दिक्कत हो गई? आज के यहाँ पे भाजपा के लोग नहीं है, भाजपा के नेता नहीं है, भाजपा के एक्स एमएलए को वोट नहीं पड़ी इस क्षेत्र से। क्या ये क्षेत्र जो है आज भाजपा के नेता के लिए सिर्फ कमाई का अड्डा है? तो ये सवाल जो है ये बहुत बड़े सवाल है। आने वाले समय में, मैं जिस बोर्ड का चेयरमैन था, मेरे समय में यहाँ ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1500 महिलाओं को वॉशिंग मशीन दी गई मेरे बोर्ड के द्वारा। हजारों बच्चों को जो है वजीफे दिए गए स्कूल के लिए, सैकड़ों बच्चों को जो है शादी के लिए उस समय 51 हज़ार रुपये दिए गए, मेडिकल के लिए जो है फैसिलिटी दी गई। और आज जहां हमारी सरकार के समय में इंडक्शन चूल्हे, महिला साइकिल, सोलर लैंप, वॉशिंग मशीन दी जाती थी मेरे बोर्ड के द्वारा, मैं पूछना चाहता हूं आज इस 4.5 साल की सरकार में एक भी कोई ऐसी ग्रांट मेरे इस विधानसभा क्षेत्र के किसी भी पंचायत में किसी व्यक्ति को दी गई? नहीं। क्यों? कि सरकार बनते ही उन सभी स्कीमों को बंद करने का काम जो है वो भाजपा ने किया। सो अब आगे, क्योंकि मेडिकल सहूलियत एक कहते हैं कि मेडिकल जो सहूलियत होती है वो सबसे बेस मानी जाती है किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी की हो। अगर मैं बात करूं नालागढ़ की, तो शायद जहां तक हम जानते हैं, जहां तक लोगों से हमारी बात हुई है, तो मेडिकल की सहूलियत के लिए उनको कहीं ना कहीं अगर कोई दिक्कत आती है तो या तो उनको पंजाब रेफर किया जाता है या फिर उनको चंडीगढ़ रेफर किया जाता है। क्या आपको नहीं लगता है कि मेडिकल सहूलियत जो है वो मेन होनी चाहिए, जिसके लिए अगली आने वाली सरकार को, चाहे वो आपकी हो या किसी भी सरकार हो, उसको काम करना चाहिए? बिल्कुल, हमने यहाँ पे 12 डिस्पेंसरीज खोली, चाहे वो जो है वेटनरी की थी, चाहे वो जो है दूसरी डिस्पेंसरीज थी, उसके अलावा 4 पीएचसी की है, एक पीएचसी को सीएचसी किया। यहाँ पे जो 100 बेडेड हॉस्पिटल जो बीजेपी की अनाउंसमेंट थी, यहाँ पे हॉस्पिटल को अपग्रेड करने का काम हमने किया, यहाँ पे स्टाफ को पूरा करने का काम हमने किया, यहाँ पे जितने डॉक्टर्स रिक्वायर्ड थे अकॉर्डिंग टू दी सिविल हॉस्पिटल की जो नॉर्म्स है उसको पूरे करने का काम, पैरामेडिकल स्टाफ को पूरे करने का काम हम लोगों ने किया। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं सरकार का दोष सीधे तौर पे नहीं देता, मैं दोष तो देना चाहता हूँ उस व्यक्ति पे जो आज इस सरकार का जो है मोहरा यहाँ पे जो है वो काम कर रहा है। आज अगर व्यक्ति ठीक होगा तो पार्टी या सरकार कोई भी होगी वो अपने क्षेत्र के लिए काम करने के लिए कहीं से भी कुछ भी लाएगा। पर अगर व्यक्ति ठीक नहीं तो पार्टी या सरकार क्या करेगी? आज हम लोगों को ज़रूरत है सही व्यक्ति का चयन करें। सवाल कांग्रेस और बीजेपी का नहीं है, सवाल सही व्यक्ति के चयन का है। क्यों ऐसा होता है कि सरकार कांग्रेस की बनती है तो विधायक बीजेपी का, सरकार बीजेपी की बनती है तो विधायक कांग्रेस का? अगर लोग सही व्यक्ति का चयन करेंगे अपने क्षेत्र में भी और प्रदेश में भी, मैं समझता हूँ संपूर्ण विकास जो है प्रदेश का उस क्षेत्र का हो सकता है। अगर बात की जाए, अभी जैसे आपने बताया कि इस वक्त विधायक भी कांग्रेस के हैं, आप भी नालागढ़ से टिकट लेना चाहते हैं, सो एक सवाल यहाँ पे ज़रूर आता है, क्योंकि हिमाचल के अंदर जो कांग्रेस पार्टी है उसके अंदर कहीं ना कहीं आपस में खींचोतानी बहुत सुनने में आती है।
आपस के अंदर लेग पुलिंग की बातें सामने आती हैं। तो अगर यही कंडीशंस बनी रही कांग्रेस की, तो आपको क्या लगता है कि वो आगे बढ़ सकती है पार्टी? क्या वो पार्टी लोगों का विश्वास जीत सकती है? क्या पार्टी लोगों को ये बता सकते हैं कि नहीं, हम इकट्ठे हैं और इकट्ठे काम करना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है सियासत में, जिसको आप लेग पुलिंग कर रहे हैं, जी। कह रहे हैं, मैं ये कहता हूँ हर आदमी महत्वाकांक्षी है। जी। हर आदमी जो है वो चाहे भाजपा में है, चाहे वो कांग्रेस में है, हर आदमी ये इच्छा रखता है कि मैं किसी न किसी पोजीशन पे पहुंचूं, यहाँ से चुनाव लड़ूं और अपने क्षेत्र में जो है आगे विकास को जो है आगे ले जाने का काम करूं। और जहाँ तक आप लेग पुलिंग की बात करें, वो सिर्फ कांग्रेस में नहीं है, और लेग पुलिंग जो है वो बीजेपी में भी है और हमारे से कई गुना ज़्यादा है। पर वो क्या है कि ऑपोजिशन में आपको, क्योंकि हम लोगों ने सत्ता में आना है, तो आपको हमारी जो लेग पुलिंग जो है वो दिखाई दे रही है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी ने हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी को और यहाँ के नेताओं को बड़े अनुशासन में रखा है, और जिस तरीके से उन्होंने संपूर्ण विकास हिमाचल प्रदेश में हर क्षेत्र में किया, चाहे वो पार्लियामेंट क्षेत्र शिमला हो, चाहे वो मंडी है, चाहे वो हमीरपुर है, चाहे कांगड़ा है, किसी भी एक क्षेत्र को कभी भी वीरभद्र सिंह जी ने, आज तक हम लोग उनके साथ रहे और बहुत कुछ मुझे उनके साथ रहने का बहुत से ऐसे सुनहरे पल हैं जिन्हें मैं आज याद करता हूँ, और बहुत समय मैंने उनके साथ गुजारा है और बहुत कुछ उनसे सीखा है। हर पल मैं उनसे कुछ ना कुछ सीखता था। मैंने कभी भी वीरभद्र सिंह जी से आज तक, मेरे स्वर्गीय पिताजी भी जो है उनके साथ रहे, पर पिछले 12-13 साल मैंने डायरेक्टली वीरभद्र सिंह जी के साथ काम किया और मैंने आज तक उनके मुख से कभी भी इलाकावाद, क्षेत्रवाद और जातिवाद की बात नहीं सुनी। उन्होंने हमेशा कभी ये हम लोगों को एहसास नहीं होने दिया कि वो राजपूत लीडर हैं। उन्होंने कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि वो रामपुर जैसी रियासत से जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं और शिमला पार्लियामेंट से जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं। और मैं तो, चाहे वो कांगड़ा पार्लियामेंट की बात है, चाहे वो हमीरपुर पार्लियामेंट या मंडी पार्लियामेंट या शिमला पार्लियामेंट, हर जगह उनके साथ ट्रैवल करने का मुझे मौका मिला। और जब कभी मैंने उनको देखा, हर एक विधानसभा क्षेत्र में हर एक समस्या को, हर एक मुद्दे को, हर एक नेता को, ना सिर्फ कांग्रेस के, हर एक भाजपा के नेता को भी पर्सनली तौर पर जो है वो जानते थे और हर 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 क्षेत्र की समस्या को समझते थे और हर पॉलिटिकली भी हर क्षेत्र की इक्वेशन को भी समझते थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जब इतने बड़े शीर्ष नेता भी आज इस हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में, आज कभी उन्होंने क्षेत्रवाद की बात नहीं की, कभी उन्होंने इलाकावाद की, कभी उन्होंने जात पात की बात नहीं की, छत्तीस बरादरी के लोगों को साथ लेकर चलने का उन्होंने काम किया। आज कांग्रेस पार्टी आज उनके द्वारा किए गए कामों के अनुरूप जो है वो कार्य कर रही है और उसी का फलस्वरूप है कि आज भाजपा की सरकार केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है, और पिछले अभी 3 विधानसभा और 1 पार्लियामेंट का चुनाव हम लोग जो है वो विपरीत परिस्थितियों के बावजूद जो है हम लोग चुनाव जीते हैं। तो मैं समझता हूँ वीरभद्र सिंह जी का आशीर्वाद, उनके द्वारा कराए गए काम और उनको नमन करते हुए आज हिमाचल प्रदेश की जनता जो है, उन्होंने ये मैंडेट जो है उनके हक में दिया और आने वाले समय में भी 2022 के हमारे जो ये 2-4 महीने में विधानसभा चुनाव है, वीरभद्र सिंह के कामों पर, वीरभद्र सिंह जी की सोच पर जो है आज हिमाचल प्रदेश की जनता दोबारा मैंडेट कांग्रेस को देने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा साहब, तुझे आपने अपना कीमती समय में दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ हरदीप सिंह बावा, जो कि नालागढ़ से हैं, आईएनसी के जनरल सेक्रेटरी हैं, इंटेक के प्रेसिडेंट हैं, जिन्होंने बताया है कि किस तरीके से इस वक्त हिमाचल के लोग सोच रहे हैं। क्या लगता है कि आगे जाकर क्या होगा, उसके बारे में कुछ अंदेशा तो ज़रूर आया है और ये भी बात ज़रूर कही है कि स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी की सोच पर कांग्रेस काम करेगी और उसी सोच को इस बार हिमाचल प्रदेश की जनता वोट भी देगी। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ साहिल नरूला, स्काई न्यूज़ हिमाचल, नालागढ़।